हाँ जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो है वेब सर्च इंजन। ठीक है, सर्च ब्राउज़र्स का तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन वेब सर्च इंजन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा इंटरनेट का सर्च इंजन है, ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सिस्टमैटिक वे में एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन जो हम टेक्सचुअल के फॉर्म में वेब की जो है यूआरएल के ऊपर सर्च करते हैं, क्यूरी लिखते हैं, हमें जो आउटपुट आती है, ठीक है, उसके लिए जो यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं वेब सर्च इंजन। ठीक है, सिस्टमैटिक वे होगा, एक मेथड के साथ ही ये बैक एंड पे प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, दी सर्च रिजल्ट्स आर, ये जो चीज़ है, दी रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर टू अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। मतलब कि सर्फ्स की बात जो एब्रिवेशन है वो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। आप जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वो आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है वो शो करवा देता है कहाँ पे, जहाँ पे आप उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्च इंजन बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी पर्सनली यूज़ करते हैं। ठीक है, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वेब ही वो आपको रिजल्ट दिखा सकता है, आपकी एक यूनिक वेबसाइट के ऊपर भी रिजल्ट दिखा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने उसकी बैक एंड पे कोडिंग कैसे की है। ठीक है, उसके बाद हम इन्फो लाइक वेब पेजेस होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं और अदर टाइप्स की फाइल्स होती हैं जो कि आप वेब सर्च इंजन के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो है सर्च इंजन में क्या चीज़ होती है भाई, सर्च इंजन एक डेटाबेस की जो है ना वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। इसमें डिक्शनरीज होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ सर्च की है, भैया आपको कैसे सर्च मिल रही है, ये बैकएंड के ऊपर ना सारी चीज़ें स्टोर की हुई हैं और इसके ऊपर चेक्स लगाए हुए हैं। अगर यूज़र ये सर्च करे तो उसको ये चीज़ जो है उससे रिलेटेड शो करवा दी जाए। ठीक है, unlike web directories which are maintained only by human editors। ठीक है, हाँ, हम ह्यूमन एडिटर्स हैं जो इसको खुद मैनेज करते हैं डेटाबेसेस को, डायरेक्टरीज को। ठीक है, और रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन खुद प्रोवाइड करते हैं। अब ये ना समझ लें कि भाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं जी, हम डेवलपर्स होते हैं वो ये सारा का सारा काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स लिखते हैं ऑन अ वेब क्रॉलर। ठीक है, वेब क्रॉलर के बारे में भी बताती हूँ वो क्या चीज़ होती है। तो ये यहाँ तक तो था सर्च इंजन किस पर्पस के लिए यूज होता है। एक पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, ओवरऑल दी वर्ल्ड वाइड सिस्टमेटिक वे में, एक पार्टिकुलर फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है टेक्स्ट की फॉर्म में, क्यूरीज की फॉर्म में, वो होता है वेब सर्च इंजन। ठीक है, वेबसाइट के अंदर हम सर्च बार लगा रहे हैं उसको हम कहेंगे वेब सर्च इंजन। आपका ब्राउजर के ऊपर एक सर्च इंजन होता है उसको हम कहेंगे वेब सर्च इंजन। सर्च इंजन मेंटेन द फॉलोइंग प्रोसेस इन नियर रियल टाइम। तीन चीज़ें हैं होती हैं इसमें, एक होता है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तीन तरीके से हम जो है वो वेब सर्च इंजन के ऊपर मतलब सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, वेब स्क्रॉलिंग ये आपकी बैकएंड की प्रोसेसिंग है सारी की सारी। वेब क्रॉलिंग ने क्या काम करना है, आपने कोई चीज़ सर्च की है, वो साइट टू साइट भी हो सकती है, जैसे हम अदर वर्ड में ना क्रॉलर को स्पाइडर भी कहा जाता है। स्पाइडर मतलब वेब, ये आपकी जो जाल फैला हुआ है इंटरनेट के ऊपर उसको वेब क्रॉलर जो है वो मेंटेन करता है। मतलब कि रोबोट्स होते हैं, जैसे कि रोबोट्स की फाइल होती है robots डॉट टी एक्स टी। ठीक है जी। अब ये इस फाइल का क्या काम है, इसने यही डायरेक्टिव्स बताने हैं कि कौन सा पेज किस टाइम पे जो है वो सर्च हुआ है और किस जगह से रिक्वेस्ट आई है और मैंने किस जगह पे इसकी रिक्वेस्ट को वापस सेंड करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वेब क्रॉलर का काम है, मतलब कि स्पाइडर का काम है। यूआरएल से आई, उसके दरमियान में वेब क्रॉलर बैठा हुआ है, उसने देखा कहाँ से रिक्वेस्ट आई, उसने रीलोड करके वापस सेंड कर देनी है। दैट्स इट, ये होती है वेब क्रॉलिंग। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट कंटेंट्स, टाइटल्स लाइक पेज कंटेंट्स, जावास्क्रिप्ट, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, हेडिंग, एचटीएमएल टैग, मेटा टैग्स, ये यूज होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपके पास इंडेक्सिंग। हाँ जी, इंडेक्सिंग क्या चीज होती है? इंडेक्स एक की होती है, ऐसा ही है ना, एक की है, एक क्यूरी है, एक प्रोसेस है, सीक्वेंस है
कि ये आपके टाइम को भी मैनेज करती है। जब चाहे आप जिस चीज़ को एक्सेस करना चाहे उस चीज़ को आप फाइंड आउट करके एज अ टोकन की फॉर्म में जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपको वही वेट नहीं करना पड़ता, स्टेप बाय स्टेप वेट नहीं करना पड़ता। आपको जो नीड है आप उसको सर्च करते हैं और आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। ये देखिए, इंडेक्सिंग मीन एसोसिएटेड वर्ड एंड अदर डिफाइनेबल टोकन्स फाउंड ऑन द वेब पेजेस टू देयर डोमेन नेम्स एंड एचटीएमएल बेस्ड फील्ड। ठीक है, जो आपने टैग्स लगाए हैं, टैग्स के अंदर आपने सर्च की क्यूरीज की इंडेक्सिंग की है, आपने एक स्पेसिफिक कोड प्रोवाइड कर दिया है, कोड टोकन प्रोवाइड कर दिया है। लाइक मुझे फैशन से रिलेटेड सर्च करना है, तो मैं अगर FA भी आपकी लिखूंगी ना। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? क्यों नहीं आ रही आवाज? मैं इतनी देर से तो बोली जा रही हूँ। अच्छा, इंडेक्सिंग में ये चीज़ होती है कि आपको टोकन डिफाइन कर दिया जाता है जिससे आप सर्च जो है वो इजीली कर सकते हैं। आपको बाउंड नहीं होना पड़ता कि मैं सीक्वेंस वाइज सर्च करूंगा, या फिर आप जैसे ये कह ले कि मैंने कोई भी वर्ड लिखा ना, कोई भी वर्ड, मुझे उससे रिलेटेड सर्च मिलेगी और मल्टीपल सर्च मिलेगी और मल्टीपल सेंटेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत फास्टली मिलेगी, क्विकली एज पॉसिबल। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज? बाकियों को भी नहीं आ रही? आ रही है मैम, सबको बेटा अनीला, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अंदर मत बोला करो ये। खैर, उसमें जो इंडेक्सिंग है, जैसे कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको रिजल्ट तो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद वेब क्रॉलर ने सारी की सारी मेंटेनेंस करनी होती है, किसने वेबसाइट को आपको विजिट किया है और किस फॉर्म में किया है। मतलब कि ये एक मेथड है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ठीक है, वेब क्रॉलर ने एक प्रोसीजर, एक मेथड को सेट करना है, कहाँ से सर्च आई है और कहाँ पे उसको वापस जो है वो भेजनी है। और जो इंडेक्सिंग है वो आपका एक एक टोकन है, एक पाथ है, एक के मतलब आप बाउंड नहीं है कि आपने भाई सीक्वेंस वाइज लिखना है और सर्च करना है। आप कोई भी रैंडम लेटर लिखे, कोई भी सेंटेंस लिखे, आपको उसके रिलेटेड बेतहाशा रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। बेशक आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख लें, आपको ऐसे ही है ना, आप कोई भी सर्च करते हैं आपको बहुत ज्यादा उसकी आउटपुट्स मिलती हैं। अच्छा, ये जो है उसके बाद सर्चिंग, सिंपल सर्चिंग क्या चीज होती है? ये जो चीज लिखी सिंपल सर्चिंग क्या होती है? आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं या फिर इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं या सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, ये मेथड क्रॉलर तो बैक एंड प्रोसीजर है। इंडेक्सिंग के किस वे से सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये जो डायग्राम है ना नीचे, ये स्पेशली वेब क्रॉलर की है, ये वेब क्रॉलर की है। इसमें ये देखें कि स्केड्यूल है। अगर ज़्यादा क्लियर चाहिए ना तो नेट के ऊपर आप वेब क्रॉलर लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारी जो है डायग्राम्स मिलेंगी, बहुत सारी। मतलब ये एक स्केड्यूल, जो स्केड्यूल है कि मैंने कैसे सर्च किया है, या फिर एक सेंडर है जिसने यूआरएल यूज किया, उसने मल्टी जो है डिफरेंट ऐड किए हैं इंटरनेट को यूज करते हुए। ये डिफरेंट वेब पेजेस से है, ये स्टोरेज डेटाबेस है, बैक एंड की ना स्टोरेज डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। उसने सर्च किया, उसको वापस क्यूज में लगा के, जिस बंदे ने सर्च किया होता है उसको इतने सारे स्टेप्स फॉलो करके रिजल्ट मिलता है। आप समझते हैं कि मैंने सर्च किया फौरन से रिजल्ट मिल गया, नहीं भाई, उसके पीछे इंटरनेट होता है जिसे हम वेब क्रॉलर कहते हैं, उसके पीछे वेब पेजेस होते हैं जिसे हम वेबसाइट्स कहते हैं, उसके पीछे वेब पेजेस की डेटाबेसेस होती है जिसमें सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, वहां से आउटपुट मिल के रिलेटेड योर, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपकी नीड से रिलेटेड, अगेन यूआरएल क्यूज में लग के आपको रिसर्च जो सर्च है वो वापस दी जाती है। तो ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम वेब क्रॉलर का। अच्छा, सिंपल जो सर्चिंग है, ये देखिए, ये इस चीज़ की एलेबोरेशन की गई है कि जब एक यूज़र एंटर करता है क्यूरी, फ्यू सर्च इंजन से फ्यू कीवर्ड्स लिखता है, कुछ भी लिखा आपने, जैसे कि ये गूगल के ऊपर मैंने इंडेक्सिंग ही लिखा है, तो आप देखें मुझे कितनी जो है इस चीज़ से रिलेटेड सर्चेस मिल गई हैं। तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये वेब क्रॉलर का काम है आपको सर्चेस प्रोवाइड करना।
अब इंडेक्सिंग कैसे होगी? मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा, मैंने इंडेक्स लिखा है, आपको देखो मैंने इंडेक्सिंग लिखा है, तो मुझे इंडेक्सिंग से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन इंडेक्सिंग उसके अंदर लाजमी है, तो ये होती है इंडेक्सिंग। वेब क्रॉलर ने ओवरऑल सर्च प्रोवाइड करनी है, कैसे बैकएंड से प्रोसीजर हो रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, ठीक है जी। तो ये थे आपके जो टॉपिक था वेब सर्च इंजन का, ठीक है, वेब सर्च इंजन का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। वेबसाइट्स को हम बेसिकली कहना भी यही पसंद करते हैं, ये आपका टॉपिक भी है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, आपका ये टॉपिक है। CMS, CMS हम कहते हैं ना, बड़ी अच्छी सी वेबसाइट बनानी है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम मैनेज करते हैं क्रिएशन करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए डिजिटल कंटेंट को, ठीक है। कंटेंट का मतलब क्या है? कोई भी डाटा है उसको मैनेज करना, सिस्टमैटिक फॉर्म में मैनेज करना। CMS are typically used to enterprise content management, ECM, enterprise CM, ठीक है, content management and web content management, WCM। दो चीजें, एक है ECM एंटरप्राइज बहुत बड़े लेवल के ऊपर, और एक है वेब कंटेंट मैनेजमेंट, मतलब कि सिर्फ वेब से रिलेटेड। ECM typically support multiple user in a collaborative environment by integrating document management। मतलब कि ECM जो है वो मल्टीपल यूजर को कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेट करता है डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने के लिए, डिजिटल एसेट मैनेज करने के लिए, आपके रिकॉर्ड की रिटेंशन मैनेजमेंट करने के लिए, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिवली अगर इसके उल्ट की बात करें तो WCM क्या है? वो वेब से रिलेटेड है, ये आपकी डॉक्यूमेंट को मैनेज तो करता है, सॉरी ये कोलैबोरेट करता है ऑथरिंग फॉर वेबसाइट्स, ठीक है। ECM जो है वो डॉक्यूमेंट्स की मैनेजमेंट करता है, डिजिटल एसेट की मैनेजमेंट करता है, रिकॉर्ड की रिटेंशन करता है, लेकिन WCM वेब से रिलेटेड, जस्ट ऑथरिंग फॉर वेब, मतलब टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड एम्बेड ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, मैप्स एंड प्रोग्राम कोड दैट डिस्प्ले कंटेंट इंटरेक्ट विद द यूजर। मतलब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये चीज़ है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की टू टाइप्स हुई, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट जिसमें आपके एसेट्स वगैरह सेट किए जाते हैं, आपकी कॉस्ट वगैरह सेट की जाती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, आपकी जो रिकॉर्डिंग की रिटेंशन है, डाटा की रिटेंशन है, वो कैसे मैनेज करनी है। WCM क्या काम करता है? WCM कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऑथरिंग टूल्स यूज होते हैं, जैसे टेक्स्ट कहा जाता है ऑथरिंग टूल में, वीडियोज आ जाती हैं, ग्राफिक्स आ जाती हैं, फोटोज आ जाती हैं, वीडियोज आ जाती हैं, मैप्स आ जाते हैं, एंड कोड रिलेटेड टू जस्ट वेब जो कि यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं, आप उसके ऊपर ऑथरिंग टूल्स को देख रहे हैं, उसमें टेक्स्ट लिखा है, उसमें वीडियो देख रहे हैं, उसमें ऑडियो देख रहे हैं, उसमें म्यूजिक सुन रहे हैं, मतलब कि वो जो चीज़ आप रन टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना यूजर, उसको हम जो है ऑथरिंग टूल्स कहते हैं, और वो सारे के सारे किसमें मैनेजमेंट किए जाते हैं? WCM में, वेब कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ECM टिपिकली इंक्लूड WCM। अब ECM एंटरप्राइज सिस्टम है तो उसमें साफ सी बात है WCM भी तो मौजूद होगा ना, तो ECM टिपिकली इंक्लूड्स WCM। WCM may be not used ECM। अच्छा, नेक्स्ट है जी, CMS टिपिकली हैज टू मेजर कंपोनेंट्स। एक तो पहला है कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, मतलब कि यूजर से रिलेटेड, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, जैसे कि ये आपको वर्ड नजर आ रहा है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है, इसके बैक एंड की कोडिंग नहीं है आपको नजर आ रही। फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस लिमिटेड होता है, हर जो भी एक्सपर्टीज होते हैं ऐड किए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, दैट्स इट। आप अब मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाई है, मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, मे भी मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप डिलीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बाउंड्स जो है, बाउंड्रीज जो है फ्रंट एंड के ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं। और दूसरा जो है वो है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, CDA, ठीक है। इसने क्या काम करना है? इसने कंपाइल करना होता है, आपकी वेबसाइट्स की अपडेट्स वगैरह करनी होती है। ये तो था आपके CMS का एक स्ट्रक्चर। कॉमन फीचर्स क्या है CMS के, ठीक है। कोर जिसे हम हार्ट कहते हैं, द कोर CMS फीचर्स आर इंडेक्सिंग, सर्च एंड रिट्रीवल।
ठीक है, 3 चीजें। इंडेक्सिंग मतलब कि सर्च की आप क्यूरीज कैसे सेट करते हैं, फॉर्मेट्स को मैनेज कैसे करते हैं, रिवीजन कंट्रोल कितनी बार प्रोवाइड करते हैं और मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। पहली क्या है, जो इंट्यूटिव इंडेक्सिंग होती है वो ये चीज़ है कि सर्च एंड रिट्रीवल फीचर्स इंडेक्स ऑल डाटा फॉर इजी एक्सेस थ्रू सर्च फंक्शंस एंड अलाउ यूजर टू सर्च बाय एट्रीब्यूट्स सच एज पब्लिकेशन डेट्स, कीवर्ड्स एंड ऑथर्स। ये जो इंट्यूटिव जो है इंडेक्सिंग है उसको कैसे करते हैं कि ये जो है ना, आप डेट्स, कीवर्ड्स और ऑथर्स के जरिए सर्च कर सकते हैं। बात तो ये सर्चिंग की ही हो रही है ना, इंडेक्सिंग की हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज है फॉर्मेट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, टर्न स्कैन पेपर डॉक्यूमेंट एंड लेगेसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इनटू द एचटीएमएल पीडीएफ। दूसरी ये चीज हो सकती है, एक तो सिंपल टैग्स हो गए, ये टैग्स की फॉर्म में हो गया, ये पीडीएफ ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो गया। जो ये रिवीजन फीचर्स है ये अलाउ करती है आपको अपडेट इनिशियल पब्लिकेशंस, उसकी जो आपने पहले की हुई है उसकी अपडेशंस प्रोवाइड करती है। रिवीजन कंट्रोल प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे जो इंडिविजुअल है वो अपनी फाइल को चेंजेस कर सकता है, उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है वो जो है वो चेंजेस में की जा सकती हैं। अच्छा, पब्लिशिंग फंक्शनली अलाउ इंडिविजुअल यूज टू कम टेम्पलेट और सेट ऑफ टेम्पलेट्स अप्रूव्ड द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसको सेट करती है। विजर्ड्स बनाए जाते हैं, विजर्ड्स क्या होते हैं, विजर्ड्स आपकी ना आपकी हेल्प के लिए होते हैं। विजर्ड्स आपकी हेल्प के लिए होते हैं कि कैसे आप जो है गाइडेंस ले के काम कर सकते हैं। ये टूल्स होते हैं जो कि आपके कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। और पॉपुलर एडिशनल फीचर्स में इंक्लूड एसईओ फ्रेंडली यूएल। साफ सी बात है, जब आप सीएमएस की बात करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट सीएमएस बेस्ड हो, तो उसमें एसईओ ना हो तो आपकी वेबसाइट सीएमएस नहीं होती। ठीक है, ये एडिशनल फीचर्स लाजमी ऐड होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड होनी चाहिए, डिस्कशन बोर्ड्स होने चाहिए, चैट रूम्स होने चाहिए, नहीं हो तो कॉन्टेक्ट अस तो होना चाहिए ना कम से कम। ग्रुप बेस्ड परमिशन सिस्टम होनी चाहिए, फुल टेम्पलेट सपोर्ट और कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स होने चाहिए, इजी विजिट बेस्ड इंस्टॉल एंड वर्जनिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, मतलब कि हेल्प प्रोवाइड करनी है। एडमिन पैनल विद मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट्स होनी चाहिए। एडमिन पैनल होगा तो ही बैक एंड पे आप चेंजेस रिक्वायर्ड करके बाद में फ्रंट एंड पे शो करवाएंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। कंटेंट हायरार्की विद अनलिमिटेड डेप्थ, ठीक है, इसकी कोई भी हद नहीं होनी चाहिए कि भाई आप सिर्फ इतना ही कंटेंट ऐड कर। मिनिमल सर्वर रिक्वायरमेंट्स, मतलब ज्यादा ये है कि कहानियां नहीं डालनी कि यूजर खुद ब खुद आपकी वेबसाइट को छोड़ के भाग जाए। तो लिमिटेड काम करना है और बड़े अच्छे फीचर सेट करने हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट लॉग सेट करने हैं, मतलब कि इसमें रूल्स चेक्स अप्लाई करने हैं कि कोई भी मतलब किसी को क्लेम ना कर सके, जैसे कि सिक्योरिटी का थ्रेट वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या हो सकती हैं। अभी तो हमने सिंपल देखा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप्स होती हैं, ईसीएम होती है भाई, और बाकी दूसरी है वीसीएम होती है। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े हैं, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने देखा एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। उसके बाद अदर चीज़ें जो हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वो क्या हो सकती हैं। हाँ जी, डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट, डिजिटली एक्सेस प्रोवाइड की जाए। अदर टाइप्स ऑफ सीएमएस, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, DAMS, ठीक है, DAMS ये अदर टाइप है, एडवांस टाइप है। उसके बाद ये क्या करती है, क्लियरली डिफाइन करती है ऑनरशिप सच एज डॉक्यूमेंट, मूवीज, पिक्चर्स, फोन नंबर्स एंड साइंटिफिक डाटा etc. कंपनीज आल्सो यूज सीएमएस टू स्टोर, कंट्रोल, रिवाइज एंड पब्लिश डॉक्यूमेंटेशन। भी इसको यूज़ किया जाता है एडवांस लेवल के ऊपर, तो इसको बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो फॉलो करती है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर ना हो ना तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल अप नहीं आती, बिल्कुल अर्निंग नहीं करती, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देती, बिल्कुल अच्छी आउटपुट शो नहीं करती। वो एक स्टैटिक वेबसाइट है, फिर बस आप देखेंगे, व्यू करेंगे, दैट्स इट, डाटा पीछे गया, लोकल पे चला रहे हो बस। लेकिन जब आप सीएमएस की बात करते हैं, इसमें सारा काम होता है, इसमें इंडेक्सिंग होती है, इसमें वेब क्रॉलर्स प्रॉपर काम करते हैं, इसमें सर्चिंग हो रही होती है, इसमें वेब सर्च इंजन लगाए जाते हैं, इसमें एसईओ की जाती है, इसमें यूजर फ्रेंडली हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, इसमें हेल्प प्रोवाइड की जाती है।
इसमें ऑडिट लॉग्स इंटीग्रेट किए जाते हैं, मतलब कि डेप्थ में स्टडी की जाती है इसको बनाने के लिए, CMS वेबसाइट बनाने के लिए। कंटेंट्स लेवल जो है उस पेजेस और आर्टिकल्स की बजाय इसमें मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं, मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं बजाय इसके कि सिर्फ पेजेस बनाए जाए, मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम किया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन जो है वो लिटिल होती है, लेकिन उसको सेम कंटेंट्स को हम अगेन री यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या बेस्ट है, क्या CMS सिस्टम्स बेस्ट ऑन मार्केट शेयर स्टैटिस्टिक इस पर्पज़ के लिए बेस्ट है? द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ वर्डप्रेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्डप्रेस CMS की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें सारे काम होते हैं, इसमें SEO भी होती है, इसमें इंडेक्सिंग भी होती है, इसमें आप हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। ये वर्डप्रेस आपका फ्रेमवर्क तो है ही, लेकिन इसमें जो है आप वेबसाइट बना सकते हैं, बड़ी आसान है, प्लग एंड प्ले का काम होता है इसमें। लेकिन जब आप एडवांस लेवल की वर्डप्रेसिंग सीखते हैं, उसमें फिर आप अपनी PHP को डायरेक्ट वर्डप्रेस में कन्वर्ट करते हैं, और वर्डप्रेस की कोडिंग ऐसा कोई होती नहीं है, लेकिन हम वर्डप्रेस की वो जो PHP की फाइल्स होती हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है एडवांस लेवल की CMS वेबसाइट्स इन द वर्डप्रेस। ठीक है, अगर देखा जाए तो 35.7% ऑफ ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, वर्डप्रेस कितनी होती हैं ओवरऑल, कितनी है? 62.5% ऑल वेबसाइट यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉलोज। दोनों ही हैं, लेकिन वर्डप्रेस भी यूज हो रहा है और दूसरी भी यूज हो रही है। तो उसके अलावा आपकी एप्स वगैरह भी होती हैं, वो भी यूज हो रही होती हैं। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ तक किसी को